हाय एनिमे एंड मांगा फैंस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द डेंजर्स इन माई हार्ट के मांगा के चैप्टर नंबर 115 को। जिसने पिछला चैप्टर नहीं देखा वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। तो बिना वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था इचिकावा और यामादा साथ में अपने अपने घर जा रहे थे। इचिकावा अपने घर पहुंच जाता है और वो सामने बैठी अपनी बड़ी बहन कानो को देखता है जो गिटार की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी इचिकावा के दिमाग में यामादा की बात याद आती है कि उसने बोला था कि तुम कब हमारे बारे में अपनी फैमिली को बताने वाले हो। तो इचिकावा सोचता है कि इस तरह की बातें क्या फैमिली को बतानी जरूरी है। वैसे भी मैं उनसे ये बात छुपा नहीं रहा, वो अगर पूछेंगे तो मैं उनको बता ही दूंगा और ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है, तो मैं इसमें क्या करूं मुझे खुद ही नहीं पता। तभी कानो इचिकावा को नोटिस कर लेती है और इचिकावा इसी बात के ऊपर थोड़ा आइडिया लेने के लिए अपनी बहन कानो से सवाल करता है कि बहन, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो तो भी तुम मुझे और मॉम को ये बात नहीं बताओगी ना। तो कानो ये सुनकर थोड़ा शॉक हो जाती है और इचिकावा से कहती है कि ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम। तो इचिकावा कहता है कि तुमने हमें कभी बताया नहीं ना, इसलिए। ये सुनकर कानो थोड़ा स्टंट हो जाती है, पर तभी उसकी मॉम इचिकावा से कहती है कि जब इसका कोई बॉयफ्रेंड रहा ही नहीं तो ये बताएगी कैसे। ये सुनकर कानो तो पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहने लगती है कि आप एक टोक्यो की कॉलेज गर्ल को अंडर एस्टिमेट कर रही हो मॉम। इचिकावा भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वहाँ से जाते हुए सोचता है कि यार मैंने इससे फालतू में ये सवाल पूछ लिया। तभी इचिकावा अपने कमरे में जाता है और सोचता है वैसे ये बात किसी को बताना कोई बड़ी डील नहीं है, और उसी कन्फेशन के पेपर को पढ़ते हुए शर्माने लग जाता है। तभी वो अपनी स्टडी टेबल की ओर देखता है और सडनली वो घबराते हुए सोचता है क्या इसी जगह मैंने इस कन्फेशन लेटर को रखा था। नहीं यार, मैंने तो शायद किसी बुक में रखा था या फिर किसी ड्रॉवर में। यही सब करते करते इचिकावा की फट जाती है और वो स्टेयर से नीचे जाते हुए सोचता है कि क्या किसी ने इस कन्फेशन लेटर को पढ़ लिया है। तभी वो अपनी बहन को कुछ लिखते हुए देखता है जिससे उसकी और ज्यादा फट जाती है और सोचता है कि क्या इसने तो वो कन्फेशन लेटर नहीं पढ़ लिया। तभी वो अपनी मॉम के पास जाता है और बोलने की कोशिश करता है, पर घबराहट के मारे उसकी बोली ही नहीं निकलती, बल्कि उसकी मॉम उससे कहती है कि आज हम डिनर में करी खाएंगे। तभी इचिकावा अपनी बहन के सामने कांपते हुए खड़ा हो जाता है, पर उसकी बहन उसको बैठने को बोलती है। तो इचिकावा बैठ जाता है और घबराते हुए कानों से कहने लगता है कि तुमको पता है मैं कुछ दिनों से लिरिक्स लिख रहा हूँ, और वो कम शब्दों के साथ डीप मीनिंग देता है। मतलब यहाँ इचिकावा कानो से ये बताना चाहता है कि जो तुमने कन्फेशन लेटर में पढ़ा था वो बस लिरिक्स थी। तभी कानो थोड़ा एक्साइटेड वे में इचिकावा से कहने लगती है कि क्या सच में। तो इचिकावा कहता है कि हाँ, पर तुमको क्या हो गया। तो कानो बताने लगती है कि मैं अभी एक सॉन्ग लिख रही हूँ अपने लाइव शो के लिए और मैं लिरिक्स में ही फंस रही हूँ। तभी कानो अपना सॉन्ग इचिकावा को दिखाती है, जिसे देखकर इचिकावा बोलता है कि यार ये तो बहुत खराब है। तो कानो बोलती है कि तुमने लिरिक्स लिखी है ना, तो क्या मैं थोड़ा उस लिरिक्स को देख सकती हूँ। तो इचिकावा सुनकर घबरा जाता है और वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं उसे दिखा नहीं सकता। तो कानो उसके आगे हाथ जोड़ने लगती है और कहने लगती है कि बस मैं रेफरेंस ही लेना चाहती हूँ, प्लीज मुझे दिखा दो। पर इचिकावा घबराते हुए कहता है अरे मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि वो मेरा कॉपीराइट मटेरियल है। पर तभी कानो उसके सामने रोने लग जाती है और कहती है कि यार प्लीज मुझे बस थोड़ी सी इंस्पिरेशन चाहिए, इस काम के लिए मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, प्लीज हेल्प कर दो मेरी। इचिकावा कानो को ऐसा बोलते देख उसको दिखाने को मान जाता है। वो कानो को अपने कमरे में ले जाने लगता है, पर इचिकावा अभी भी डरा हुआ था। तभी इचिकावा कमरे में पहुंच जाता है। उसके मन में ख्याल आता है कि यार ये तो मेरा चांस है कानो को बताने के लिए कि मैं यामादा को डेट कर रहा हूँ। तभी कानो उसका कन्फेशन लेटर पढ़ने लग जाती है और जैसे ही इचिकावा उसे पढ़ते देखता है वो घबराते हुए उससे पेपर मांगने लग जाता है। पर कानो यामादा का कन्फेशन पढ़ती है और बहुत इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है कि क्या ये एक तरह का लव सॉन्ग है। तो इचिकावा बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील कर रहा होता है, तो वो अपने ऊपर पिलो रखने लगता है। लेकिन वो उठता है और कानो से कहने लगता है कि सच बात ये है कि मैं और यामादा। तभी कानो को एक आइडिया आता है और वो वहाँ से भागते हुए कहती है कि अब मेरे दिमाग में सब कुछ आ रहा है, मैं अब जाकर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हूँ। कानो जाते हुए इचिकावा को थैंक यू बोलती है और उसे उसकी दोस्त के बैंड के टिकट्स देती है, पर इचिकावा उस लाइव शो में जाने से मना करने लगता है। पर तभी वो देखता है कि टिकट्स तो 2 थी। वो कानो की तरफ देखता है तो कानो उसको आंख मार कर चली जाती है। वो ये इचिकावा को बताना चाहती थी कि तुम और यामादा साथ में जाओ। वैसे उसको ये नहीं पता कि यामादा और इचिकावा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो इचिकावा वहीं बेड पर सोचने लग जाता है कि क्या वो इस लाइव शो में यामादा को अगर ले जाए तो ये क्या नॉर्मल होगा मेरे लिए, और शायद ये मेरे लिए पहला डेट हो सकता है। तभी इचिकावा यामादा को कॉल करने लगता है उससे पूछने के लिए कि क्या वो उसके साथ लाइव शो में जाएगी कि नहीं। कॉल जाती है तो यामादा कॉल पिक कर लेती है, पर हम देखते हैं कि यामादा अपने पेरेंट्स के साथ ग्योजा बना रही थी। तो इचिकावा उससे पूछता है कि क्या तुम बिजी हो। तो यामादा कहती है कि हाँ थोड़ा सा बिजी हूँ मैं, और वो फोन
फोन में स्पीकर को ऑन कर देती है। इचिकावा थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि यामादा के पेरेंट्स उसके साथ थे, तो वो उससे पूछ नहीं सकता था कि वो उस शो में जाना चाहती है कि नहीं जाना चाहती। तभी यामादा ग्योजा को कुछ बड़ा बना देती है, तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुमने इसे ज्यादा बड़ा बना दिया है। तो यामादा कहती है अरे नहीं, मैंने तो पापा का साइज का बनाया है। तभी यामादा इचिकावा से कहती है कि हमारा काम हो गया है, अब तुम बोलो जो तुम बोलना चाहते हो। तो इचिकावा घबराते हुए थोड़ा हिम्मत करके यामादा से कहता है कि मुझे तुमसे और तुम्हारे पेरेंट्स से कुछ जरूरी बात करनी है। और इसी सस्पेंस में हमारा चैप्टर नंबर 115 खत्म होता है।